प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे मार्केट अपडेट से। इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट्स में क्या चल रहा है, उसके बाद डिफरेंट एसेट क्लासेस पे मैं कमेंट करूंगा ना। इक्विटी के अलावा गोल्ड सिल्वर में क्या चल रहा है, रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम में क्या चल रहा है, और साथ ही आप लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आया है ना, टाइमिंग ऑफ रिसेशन या मार्केट क्रैश, इस पर कमेंट करूंगा। और आप लोगों ने ये भी पूछा है कि जो मैंने कैश रखा था उसका 50% तो ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बाकी का जो 50% है वो मैं कब डिप्लॉय करूंगा, कहाँ डिप्लॉय करूंगा। नाउ इंडियन मार्केट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई खास तो परफॉर्मेंस है नहीं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस यहाँ आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सेक्टर और थीम में आपको कुछ परफॉर्मेंस दिखेगा। खासकर डिफेंस बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहा है ज़्यादातर स्टॉक्स में। देखिए बैंक बहुत गिरा हुआ है और इसके कारण ही लार्ज कैप्स में आपको इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है ना। बाहर अगर देखते हैं दूसरे मार्केट्स में, तो यूएस का मार्केट तो गिरा हुआ था। एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस मोस्टली ठीक है, लाइक जापान का मार्केट या फिर हांगकॉन्ग का मार्केट या चाइना का मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव है। अभी के मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखना है, तो आपको देखना है ब्रेंट क्रूड का प्राइस कहाँ पे गया है। तो ये अब $85 पर बैरल क्रॉस कर रहा है। तो हमें इसे ही नज़र में रखना है। अगर ये तेज़ी से बढ़ता है, 90 की तरफ जाने लगता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर 100 के आसपास जाने लगा तब तो बड़ा गिरावट भी आ सकता है ना। थोड़ा जियोपॉलिटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यूएस ने इंडिया को ऑफर दिया है कि भाई 30 डेज़ का हम वेवर दे रहे हैं कि आप रशियन ऑयल खरीद सकते हो। ठीक है, पहले था ना कि वो बोल रहे थे नहीं रसिया से ऑयल मत खरीदो। ठीक है, इसीलिए हम पे सैंक्शंस भी लगा था, 25% का टैरिफ लगा था, एक्स्ट्रा टैरिफ, जो कि अब हट चुका है। तो यूएस को भी समझ में आ रहा है कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने लगे हैं और इंडिया के पास ऑफ कोर्स रिसोर्सेज नहीं है ना, क्योंकि रसिया से जो हम कम कर रहे थे वो हम मिडिल ईस्ट से ले रहे थे। अब है कि मिडिल ईस्ट से हमें प्रॉब्लम हो रहा है लेने में, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम आ गया है। तो इसीलिए अब हम रसिया से और ज़्यादा तेल लेंगे। और वेनेजुएला भी एक ऑप्शन है जहाँ से हम ले सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है कि वहाँ से तेल आने में 1 महीने का टाइम लग जाएगा। तो अभी तक जो प्रैक्टिकल ऑप्शन हमारे पास है वो रसिया ही है। तो रसिया से हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल ले सकते हैं। तो मोस्टली उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ तेल की कमी को लेकर नहीं होगा। इंडिया देखिए बहुत बड़ा प्लेयर है। जब भी आप क्रूड का बात करते हैं ना, हम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं। इंडिया 3rd लार्जेस्ट। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो रिफाइनिंग होता है ना, वर्ल्ड रिफाइनिंग के मामले में हम वर्ल्ड में फोर्थ प्लेस में हैं। ठीक है, और ओवरऑल एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वर्ल्ड में हम 5th हैं। तो बहुत बड़ा प्लेयर है। अभी हमारे यहाँ देखेंगे अगर कि भाई कितना तेल हमारे पास अवेलेबल है, रफली बोल रहा हूँ, तो 100 मिलियन बैरल्स के आसपास हमारे पास तेल अवेलेबल है, जो कि 45 डेज़ के क्रूड डिमांड को पूरा कर सकता है रफली। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स नियर फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर ये वॉर काफ़ी लंबा समय चला ना, कई महीनों तक चला, तब वहाँ पे धीरे धीरे प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उसमें ही भलाई है। यहाँ पे देखिए, ये भी ध्यान में रखना है कि यूएस गवर्नमेंट खुद नहीं चाहेगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस तेज़ी से ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि उनको भी इससे प्रॉब्लम होगा। लास्ट 1 वीक में ही यूएस में अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइसेस चेक करेंगे ना, तो 20% के आसपास ऊपर जा चुका है। ठीक है, और उनका जो यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड है ना, 10 ईयर का जीसेक, वो 4.15% के आसपास चला गया ना, 4.14 के आसपास। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा 4% से नीचे चला आया था ना, वो इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया है ना। क्योंकि अब एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी वहाँ कम नहीं हो रहा है। एनर्जी प्राइसेस अगर तेज़ी से ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, इसका एक पॉजिटिव ये भी होगा कि भाई जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा कट होंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान ये रखें ना, हिस्टोरिकली जब भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मार्केट गिरता ही है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। लाइक रसिया यूक्रेन वॉर भी आप देख लेना, वो भी हुआ था, तो शुरू में निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही अच्छा खासा गिरावट आया था। अभी भी जो वॉर चल रहा है वहाँ भी हमने देखा कि शुरू में अच्छा खासा गिरावट आया। तो देखिए, इस तरह के वोलाटाइल मार्केट सिचुएशन में या फिर किसी भी तरह के मार्केट में अच्छा यही होता है कि हम एसेट एलोकेशन का हेल्प लें। हमेशा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ना, तो देखिए यहाँ FIIs पैसा लेके भाग रहे हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है और साथ ही रुपी वीक हो रहा है, तो सभी जगह प्रेशर है। तो
किसी भी मार्केट कंडीशन में, सिर्फ यही मार्केट कंडीशन नहीं, इनफैक्ट मैं बोलूँगा किसी भी मार्केट कंडीशन में 100% पैसा इक्विटी में रखना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में हमें एसेट एलोकेशन जरूर करना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे इक्विटी ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स देता है, इक्विटी में हमें अगर हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो ऑफकोर्स हमें ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में रखना चाहिए ताकि वहाँ से हम अच्छे रिटर्न जनरेट कर सके। लेकिन साथ ही दूसरे एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सा एसेट क्लास का परफॉर्मेंस कब अच्छा या खराब होने लगेगा। लाइक गोल्ड का आपने देखा है ना, रिसेंट टाइम्स में गोल्ड सिल्वर का रिटर्न कितना ज़्यादा आ गया। तो अब जैसे रियल एस्टेट हो गया, ठीक है, 4 एसेट क्लासेस में जनरली हम इन्वेस्ट करते हैं ना, इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कमोडिटीज़ में गोल्ड सिल्वर हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया। तो रियल एस्टेट में तो ऑफ कोर्स कमर्शियल रियल एस्टेट का रिलेटिवली यील्ड बेटर होता है रेसिडेंशियल से, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बहुत महंगा होता है वो। तो यहाँ पे रीट्स एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी कम पैसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और रियल एस्टेट का एक्सपोजर लिया जा सकता है। उसके बाद गोल्ड के लिए ऑफ कोर्स ETF का ऑप्शन अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर कोई चाहे तो फिजिकल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इसके साथ साथ फिक्स्ड इनकम, देखिए जब भी मार्केट वोलाटाइल होता है ना, तो फिक्स्ड इनकम इस तरह का इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल है उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और जो रिटर्न्स है काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है, पहले से पता होता है कि भाई इस तरह का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड इनकम में भी बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स के, लाइक बॉन्ड्स में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वहाँ पे क्रेडिट रिस्क आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अच्छा हो तभी जाए। बहुत ख़राब क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स को जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। डेट म्यूचुअल फंड अच्छा खासा ऑप्शन है, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन चेक करके इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए काफ़ी ऊपर है, वहाँ से नीचे आ रहा है, तब तो हम हाई ड्यूरेशन वाले डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए जाएंगे, वहाँ पर रिटर्न थोड़ा बढ़कर आएगा। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट नीचे और वहाँ से हमें लग रहा है कि नहीं ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि जो भी डेट म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट करें वो शॉर्ट टर्म का हो, उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो। यहाँ पे एक ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट का भी आता है। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि नहीं चाहता है कि उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे कोई भी प्रॉब्लम आए, तो ऑफ कोर्स उसके लिए फिक्स डिपॉजिट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो उस तरह का इन्वेस्टर ना, जैसे कि इमरजेंसी फंड बनाना चाहता हो, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, या फिर सीनियर सिटीजन है जो कि किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, उसके लिए FD भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। लाइक बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, सेविंग्स अकाउंट में ही पैसा रख देते हैं, वहाँ पे किस तरह का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2.53%, जो बड़े बड़े बैंक है इसी तरह का इंटरेस्ट देते हैं, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इस पैसे का अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह का पैसा छोड़े हुए हैं, तो ऑफकोर्स इसका कुछ हिस्सा हमें FD में रख देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। देखिए FD में एक प्रॉब्लम होता है सेलेक्ट करते वक्त ना, कि भाई बहुत सारा बैंक्स है, सबका अलग अलग FD रेट है, एक साथ कैसे कंपेयर करें ना, अलग अलग वेबसाइट पे जाकर चेक करना बहुत डिफिकल्ट है। और साथ ही अगर आपको FD करना भी, मान लीजिए अलग अलग बैंक्स में आप FD करने जाएंगे, तो सब में अलग अलग बैंक में आपको पर्सनली जाकर या फिर सेविंग्स अकाउंट खोलकर उसके बाद FD करना होगा, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये ना आसान काम नहीं है। तो इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो है स्टेबल मनी का प्लेटफॉर्म। ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है अगर आप FD करना चाहते हैं। तो स्टेबल मनी पे आप 200 प्लस बैंक्स और NBFC का FD रेट कंपेयर कर सकते हैं, और साथ ही सिंगल लॉगिन से मल्टीपल बैंक्स में FD बुक कर सकते हैं, और वो भी बिना सेविंग्स अकाउंट ओपन किए हुए। अभी FD का रेट अप टू 8.3% तक का अवेलेबल है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2000 से स्टार्ट होता है। मंथली पे आउट ऑप्शन भी अवेलेबल है। और सेफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे जो बैंक्स हैं ना, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनका इंश्योरेंस होता है अप टू 5 लाख बाई DICGC, जो कि RBI का एक सब्सिडरी है। और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बॉन्ड्स और गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप और भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, वहां पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नाउ जान लेते हैं टाइमिंग द रिसेशन और मार्केट क्रैश। तो देखिए सिंपल ये है कि मार्केट को टाइम करना ना, रिसेशन हो या फिर मार्केट क्रैश हो आने वाला, ठीक है, इसको कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी टाइम नहीं कर सकता। इक्का दुक्का हो सकता है एग्री, लेकिन कंसिस्टेंटली हमेशा इसे कोई भी टाइम नहीं कर सकता। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स या फिर अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट करें और लॉन्ग टर्म तक
पड़े रहें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब भी सिलेक्शन करने जाएं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने जाएं, तो अपना रिस्क प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लें। दैट इज़ आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें, उसे ही हम पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैंने अबाउट 20% के आसपास कैश रखा हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे ईरान का जो प्रॉब्लम चल रहा है यूएस इजराइल से, ये था कि भाई कभी भी हो सकता है। और प्लस यूएस में भी वैल्यूएशंस ज़्यादा है, वहाँ भी रिस्क है कि भाई पता नहीं कब वहाँ भी मार्केट गिर जाए, ठीक है। अगर वो गिरेगा तो इंडियन मार्केट भी शॉर्ट टर्म के लिए गिर सकता है, इसीलिए मैंने थोड़ा कैश में रखा था। अब वो कैश मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीक मार्केट में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला था। थोड़ा तो मार्केट गिरा था, कुछ स्टॉक्स तो काफ़ी गिर गए थे, ठीक। तो 50% ऑलरेडी मैंने डिप्लॉय कर दिया है, 50% बचा कर रखा है ना। ये 50% मैं कब डिप्लॉय करूँगा, कैसे डिप्लॉय करूँगा? तो देखिए, ऑलरेडी मेरे पास शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हैं, कुछ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं। अगर वहाँ पे ज़्यादा गिरावट आता है आने वाले दिनों में, तो वहाँ पे मैं कुछ पैसा डिप्लॉय करूँगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स को भी मैंने शॉर्ट लिस्ट करके रखा है। अगर वहाँ पे मान लीजिए अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी मैं कुछ पैसा डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं किसी भी तरह का जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें जल्दबाजी में हड़बड़ा कर नहीं करना चाहिए। अभी मार्केट ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ और अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा, जहाँ कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादातर पैसा तो इन्वेस्टेड है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए वो अच्छा होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।